हेलो हेलो। तो जो है वॉइस फ्रेंड्स स्टूडेंट देखिए आप लोग ला ऑफ रोटेशन क्या बताना है, ला ऑफ रोटेशन, उसके बाद जो है सरफेस टेंशन, कोशियर्सिव फोर्स एंड स्टिकिंग एंड नॉन स्टिकिंग। ठीक है, तो ला ऑफ रोटेशन आर्किमिडीज के बाद ला ऑफ रोटेशन है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अगर यहाँ पे हम आपको बता दें तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस तरीके से है। यहाँ पे डी डिस्टेंस, यहाँ से इसका ये डिस्टेंस, यहाँ पे फोर्स F में लगेगा, यहाँ से फोर्स लगेगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा W। ठीक है, तो F1 प्लस W इक्वल टू F2। F1 मतलब हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स होगा और W क्या है, तो वेट ऑफ द लिक्विड जो इस कंटेनर उसका वेट है, यह क्या है F2 हमारा अपस्ट्रेस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू W होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इतने क्या बोलते हैं, तो ये हमारा अपस्ट्रेस हो जाएगा। तो बच्चा W, तो W की वैल्यू कितनी होगी, M, यहाँ से अगर आ जाएगा तो रो GH हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है रो HA यहाँ पे G, इसको क्या लिख सकते हैं, ये मास और कहाँ क्या हो जाएगा, ये और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे डेंसिटी इनटू ये आपका डेंसिटी और ये दोनों मिलेगा तो हो जाएगा कितना, वॉल्यूम, और यहाँ पे G हो जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो मास हो जाएगा इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होगा कि जो अपथ्रस्ट होता है U, जो U होता है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब है जो U होगा किसके बाद, वेट ऑफ द कंटेनर होगा। इसका मतलब यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, व्हेन अ बॉडी पार्शियली और फुली इमर्स इन लिक्विड देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, या देन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी। जितना बॉडी का वेट होता है इतना ही वाटर क्या हो जाता है, तो डिस्प्लेस हो जाता है पानी में। अगर किसी चीज को डालते हैं ला ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसमें 4 लॉस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, अगर कंटेनर में लेके बात करते हैं तो अगर ऐसा है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसको इरेज कर दो थोड़ा सा या फर्स्ट लॉ क्या, ला ऑफ रोटेशन। अगर ये बड़ा सा ऐसा कंटेनर ले जिसमें क्या हो, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड यहाँ पे फिल है ऐसे, फिर यहाँ पे सेकंड के लिए मान लीजिए, सेकंड के लिए लेंगे यहाँ पे लिक्विड। अब ये हमारा, अगर इसमें अगर किसी को क्या करें कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख देंगे, ठीक है, अगर इसका वेट और यहाँ से लगेगा हमारा बायस फोर्स। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, अब इसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो अगर यहाँ लिख दें कि W हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा U से। अगर W ग्रेटर हो जाएगा U से, इसका मतलब बॉडी कहाँ आएगी, यहाँ आके डूब जाएगी, मतलब यहाँ पानी के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो सिंक कर जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से इसको फिगर हटा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि U मतलब वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, बायस फोर्स से ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है, बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो बॉडी क्या कर जाएगी, इसका मतलब सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, मतलब बॉडी का वेट बायस फोर्स से ज्यादा है, इसका मतलब है बायस कम लग रहा है। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स कम लगेगा तो क्या करेगा, बॉडी ऊपर ना आकर नीचे चली जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में ऐसा हो गया। अगर यह वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में यहाँ बॉडी यहाँ है, अपर सरफेस को जाके फ्लोट करेगी। इसका मतलब W इक्वल क्या होगा, U होगा। वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट क्या है, दोनों इक्वल। वेट ऑफ द बॉडी और अपथ्रस्ट क्या है, दोनों का इक्वल होगा। उस कंडीशन में बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा पर पार्शियली करेगा। कैसे करेगा, फ्लोट करेगा पर पार्शियली करेगा। इसका मतलब है फ्लोट करेगा बट पार्शियली करेगा, मतलब पूरी तरीके से नीचे नहीं होगा, ना तो पूरा डूबा होगा ना ऊपर होगा। ये इसका फिगर यहाँ पे है ऐसे, ये इसका मतलब अपर सरफेस पे काम होगा, अपर सरफेस उसका लिक्विड के सरफेस होगा और हिस्सा पूरा डूबा होगा, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखेगा और सब नीचे डूबा रहेगा। जैसे बॉल, प्लास्टिक का बॉल होता है, फर्स्ट में रबर वाला, प्लास्टिक वाला तो ऊपर रहता है, पर रबर वाला बॉल को अगर फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, वो क्या करेगा, उसका एक सरफेस ऊपर से देखने देगा और नीचे डूबा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा कि W अगर इक्वल किसके हो गया, U के, मतलब वेट ऑफ द
बॉडी जो है बायस फोर्स के इक्वल होता है। तो अगर वेट ऑफ द बॉडी बायस फोर्स से ज्यादा होगा, इसका मतलब सिंक कर जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी जो बायस फोर्स के इक्वल होगा तो फ्लोट करेगा पार्शियली। और तीसरी कंडीशन है जब क्या होगा, वेट ऑफ बायस वेट क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, कम होगा, बायस फोर्स ज्यादा होगा। उस कंडीशन में मान लिया हम लिक्विड ऐसे ऐसे भरा हुआ, उस कंडीशन में फ्लोट करेगा ऐसे अपर सरफेस फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा यहाँ पे अपर सरफेस। इसका मतलब W से कम। तो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पार्शियली फुली फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा अपर सरफेस, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया पहला कि अगर वेट ऑफ द बॉडी जो है ग्रेटर हो जाएगा बायस फोर्स देन द बॉडी सिंक। When weight of the body is equal to bias force, then the body float partially. Last, then weight of the body, when weight of the body less than the bias force, yeah, then the bias force greater than weight of the body, then the body float upper surface. Float क्या फुली या अच्छे से पूरा फ्लोट करता है, ठीक। लास्ट होता है डेंसिटी का फैक्टर। ये क्या है, डेंसिटी का फैक्टर। तो यहाँ बताएंगे लास्ट वाले क्या होगा, डेंसिटी का फैक्टर। डेंसिटी का मतलब क्या होगा, when the density of the body is greater than the density of the liquid। अगर लिक्विड की डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी तो सिंक कर जाएगा, ओके। when density of the body is greater than the density of liquid, then body is sink, ठीक है। when density of the body is less than the density of liquid, then body is फ्लोट, ठीक है, तब फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी जो है बॉडी की क्या होगा, लिक्विड से ज्यादा होगा तब क्या होगा, सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी क्या हो, बॉडी की लिक्विड से कम होगा तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ओके। इतना समझो। ये चार चीज देख ली। लॉ ऑफ रोटेशन में क्या होता है, सबसे पहले लॉ ऑफ रोटेशन क्या रूल होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला रूल होता है लॉ ऑफ। तो इससे ये पता चलता है जितना वेट ऑफ द बॉडी होता है, जितना वेट ऑफ द बॉडी का उतना ही बायस फोर्स होता है। और नीचे से क्या करता है, तो बॉडी के लोअर सरफेस पे लगता है, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्किमिडीज का प्रूफ हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो लॉ ऑफ रोटेशन में जो होता है कि क्यों तैरे, कौन सी चीज तैरेगी, क्या कंडीशन तैर लेगी। तो यहाँ पे कौन सी चीज तैरेगी, तो अगर W हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा U से, तो सिंक कर जाएगा, W के बराबर फ्लोट करेगा पार्शियली। अगर W की वैल्यू लेस हो जाएगी U से तो फुली फ्लोट करेगा। और डेंसिटी जब बॉडी की ज्यादा होगी तो सिंक कर जाएगा, डेंसिटी कम होगी लिक्विड से तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ये इतनी कंडीशन, ठीक है। ऐसा नहीं, इसको रेज करते हैं। अब यहाँ क्या है, सरफेस। इसके पहले इसमें हमें यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन जैसे किसी बॉडी को ऐसे मान लो कोई कंटेनर इस तरीके से, उसमें यहाँ तक लिक्विड ऐसे होता है, यहाँ तक। तो जो लिक्विड का ये सरफेस होगा, सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होगा, ये रेस्ट, ठीक है। तो ये द virtue of liquid is at rest due to elastic membrane, ठीक है। the virtue of liquid at rest is elastic membrane is directly proportional to length of surface। इसका मतलब है कि जो लिक्विड होती है अगर रेस्ट में, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जो है सरफेस एरिया को स्ट्रेच किए रहे, इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रेच किए रहे, और कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करे। इसलिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द सरफेस, उसका सरफेस। ये लेंथ अगर ऐसे बोला इसका मतलब यहाँ से है लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ। तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द सरफेस। इसका मतलब है जो सरफेस टेंशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है लिक्विड के सरफेस पे। तो लिक्विड का जो सरफेस होता है कम से कम एरिया को पाई करे, इट मींस वो अपने एरिया को कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है जैसे इलास्टिक मेम्ब्रेन किया रहता है। और वो यही लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जब रेस्ट में होता तो अपने एरिया को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा। जो फोर्स लगाता है स्ट्रेच करने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ रेस्ट ऑफ लिक्विड, ठीक है।
लिक्विड जो रेस्ट में उसका सरफेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। इसका मतलब इसको प्रोपोर्शनलिटी डालेंगे तो TL हो जाएगा, तो T इक्वल कितना हो जाएगा F/L हो जाएगा। यही क्या है सरफेस टेंशन कितना होता है, तो T इक्वल कितना हो गया F/L हो गया। इसका मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। इसका मतलब फोर्स जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगेगा कि एरिया मिनिमाइज का लेंथ कम से कम हो, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। तो F इक्वल कितना हो जाएगा T into L हो गया। T इक्वल कितना होगा F/L हो गया। तो T क्या है सरफेस टेंशन, ठीक है। वेयर T इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज सरफेस टेंशन। वेयर T इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब अपनी जो सरफेस है उसको क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे इलास्टिक मेम्ब्रेन करता है, और कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करे, कम से कम एरिया उसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F/L। तो यह क्या है, अगर यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन पर कितना हो जाएगा मीटर हो जाएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसकी यूनिट। तो सरफेस एरिया की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर ओके। ऐसा जो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन मतलब the property of liquid to virtue of which it's contract this upper surface contract the surface of rest as the elastic membrane to minimize the area is known as surface tension, okay। तो और यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, F इक्वल TL हो जाएगा, या T इक्वल F/L, और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे लेते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होगी सरफेस एनर्जी। इसका मतलब अगर हम किसी भी ले रहे हैं लिक्विड ऐसे है, ये तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, तो सरफेस एनर्जी का बात करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी एक तरह से क्या होगा, अगर हम स्ट्रेच करें, मान लो मेम्ब्रेन क्या है उसका जो भी अपर सरफेस होता है वो स्ट्रेच करके मिनिमाइज करता है एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह पहले मान लिया कुछ इनिशियल हो, बाद में क्या कर दिया स्ट्रेच कर दिया, तो मान लिया स्ट्रेच करके बढ़ गया, एक तरह से आप कम मत समझिए। मान लिया पहले एरिया कुछ था, फिर एक्सेस प्रेशर लगा, थोड़ा सा उसकी एरिया क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, तब उसको हमें ऐसे बनाना होगा, ऐसे मान लीजिए क्या होगा पहले ये इनिशियल पोजीशन ये है, बाद में क्या होगा तो प्रेशर लगने की वजह से इनिशियल से यहाँ कितना डेल एक्स क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, यहाँ से इतना बढ़ गया, इतना पहले कितना तो ये L है मान लीजिए, और बाद में इतना क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा, इसमें प्रेशर लग गया इतना, हमारा टेंशन कितना होगा तो यहाँ कितना F इक्वल टू TL लगेगा, F इक्वल कितना हो गया TL फोर्स लग गया, ठीक है। और यहाँ कितना होगा TL फोर्स हो गया, और हमारी वैल्यू कितनी हो गई TL फोर्स हो गया ना, सरफेस टेंशन में क्या हो जाएगा TL फोर्स लग जाएगा। तो इसका मतलब डिपेंड इसमें सरफेस एनर्जी है ना, सरफेस एनर्जी है, इसका मतलब है एक सरफेस एनर्जी से क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी जब भी होगा तो वर्क डन होता है, तो वर्क डन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब वर्क क्या हुआ तो फोर्स लगाने पर या सरफेस फोर्स लगा इतना एरिया क्या कर गया इसका यहाँ बढ़ गया, मतलब ये बढ़ गया हमारा डेल एक्स बढ़ गया। तो अब अगर वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन अपॉन कितना हो जाएगा वर्क डन अपॉन, तो ये एरिया इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा। और वर्क डन की वैल्यू कहाँ से आएगी, वर्क डन की वैल्यू इंक्रीज इन एरिया हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा इंक्रीज इन एरिया, आए समझे। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कोर्सियट से बताने के बाद बताना था, इसलिए पहले बताएं फिर समझ नहीं आएगा, फिर भी बता दें दादू का दोबारा बताइए, इसके बाद करना था कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए कि अगर ये क्या रिंग शेप में है, रिंग शेप होने की वजह से क्या होगा इसमें दो सरफेस होगा, एक आगे की तरफ दूसरा पीछे की तरफ होगा। अगर किसी जो है मान लीजिए किसी वायर या किसी चीज को हम ऐसे रिंग शेप में बना लिया, रेक्टेंगल शेप में बना लेंगे, और अगर उसको
झाग भी उसमें डाल के साथ झाग वाली बाल्टी में निकालेंगे तो उसमें दो सरफेस, एक ऊपर एक नीचे होगा, तो दोनों पे अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दोनों पे अलग फोर्स लगने का मतलब कितना होगा, Fl प्लस Fl द्वारा Fl का TL और TL क्या हो जाएगा, दो फोर्स लग जाएगा, TL और TL, ठीक है। TL दो फोर्स लग गया, ठीक है। और उसके बाद क्या, इंक्रीजिंग एरिया, और यहाँ पे ये फोर्स हो गया, वक्रन निकालना है, वक्रन इक्वल कितना हो जाएगा, तो वक्रन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल x हो जाएगा यहाँ पे इसके वैल्यू, और यहाँ पे इंक्रीज एरिया मान लो डेल x है, डेल a है यहाँ पे, तो ये वैल्यू लिखेंगे 2TL इनटू डेल x, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेल x हो जाएगा, ये वैल्यू अगर लिखेंगे तो Lx ये और ये मिला के कितना होगा, T इनटू कितना होगा, इंक्रीज इन एरिया वन इंक्रीज इन एरिया जो है a, तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, आयत इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी होती है वो क्या होती है, सरफेस टेंशन पे इक्वल होती है, मतलब जो एनर्जी सरफेस पे स्टोर होता है वो क्या होता है, वो टेंशन के इक्वल होता है, मतलब जितना टेंशन होता है उतना सरफेस एनर्जी होती है। फिर से एक बार हम बता दें क्या मैटर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अब यहाँ पे सरफेस एनर्जी की बात करें तो ये पहले होगा, सबसे पहले क्या होगा, हम एक रिंग शेप में किसी चीज को रिंग शेप में कोई चीज बना ले, उसके बाद साबुन वाली बाल्टी में डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, दो सरफेस होगा, एक मान ली इधर होगा, एक पीछे वाला इधर होगा, तो इस पे क्या होगा, TL फोर्स लगा, इस पे TL होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रेशर की वजह से थोड़ा सा बढ़ के डेल x होगा, यहाँ पे यह है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा फोर्स इक्वल कितना होता है, तो फोर्स इक्वल लग जाएगा TL, एक सरफेस से फोर्स इक्वल दूसरा TL हो जाएगा, तो 2 अगर टोटल फोर्स लिखेंगे तो फोर्स की वैल्यू अगर पूरा लिखेंगे तो कितना 2F हो जाएगा, मतलब 2TL हो जाएगा, ठीक है। वक्र अगर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, 2TL इनटू डिस्टेंस कितना है, डेल x है, उसके बाद t को बाहर में 2L इनटू डेल x, ये कितना होगा, कितना एरिया बढ़ा, यही कितना एरिया बढ़ेगा, इसी को बोलेंगे इनटू कितना बढ़ा और डेल x होगा, कितना डेल a होगा, इतना इंक्रीज एरिया। अब क्या है फार्मूला एनर्जी का, तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी का फार्मूला होता है, सरफेस एनर्जी कैसे लिखते हैं, W अपॉन डेल A लिखते हैं, डेल A का मतलब होगा वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन एरिया, क्या वॉल्यूम अपॉन इंक्रीज इन एरिया, तो T इनटू कितना हो गया, ये इंक्रीज इन एरिया अपॉन इंक्रीज कट के कितना आ गया, तो वैल्यू आ गया T, इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन के इक्वल होती है, मतलब जो सरफेस एनर्जी होती है किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। आगे आप लोग देखिए तब आगे चलिए देखिए, अब कोहेसिव एडहेसिव क्या होता है, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का। देखिए कोहेसिव का मतलब होता है, सबसे पहले कोहेसिव का मतलब समझो, जैसे ये वाट, ये वाट क्या है, वाट, ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मान लो वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल्स होता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे, तो जब इस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ऐसे क्या लगा, अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे करके क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ऐसे करके क्या लग रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स है। जब मॉलिक्यूल्स के आपस में, मतलब क्या हो गया, ये सेम एटम के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर अट्रैक्ट करते हैं आपस में, इसका मतलब सेम एटम के अगर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अगर आपस में अट्रैक्ट हो तो इसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, सेम है क्योंकि ये पूरा क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ, अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सेम कंपाउंड, सेम एटम इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। एक